हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MV साइंस वर्ल्ड पर। तो हम कर रहे हैं अपने क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम पढ़ चुके हैं, हम अब तक 2 क्लासें इस चैप्टर की ले चुके हैं, जिनमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रहा है पहला। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था डॉर्विन एनर्जी के तरीकों के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम। और ये कब दिया गया था? यह दिया गया 1866 में। तो इसके बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। किस प्रकार से न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, क्या कहता है इनके अष्टक का नियम, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं वो अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर आपकी जो क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला है NCERT में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब हम बात करें हैं न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के बारे में, जो 1866 में दिया गया था। तो देखिए क्या कहा था जो हमारे न्यूलैंड जी थे, उन्होंने क्या कहा था? न्यूलैंड ने कहा था यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या था? परमाणु द्रव्यमान आधार था। वर्गीकरण का आधार यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान वर्गीकरण का आधार है वो था। तो जो हमने डोबेराइनर का ट्रिक पढ़ा था उसमें जो वर्गीकरण का आधार था वह क्या था? वह भी परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम था। इन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि अगर तत्वों को ले, हम कुछ तत्वों को उठाएं और उनको क्या करें कि उनको व्यवस्थित करते रहे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा? ये किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे? या प्रत्येक 8 तत्व होने के बाद जो 9वां तत्व आएगा, हम कह सकते हैं वह क्या होगा? उसके गुण किसके समान होंगे? 8 तत्वों के बाद वह गुण समान होते जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। तो सॉरी, 8वें तत्व होता है, 7 तत्वों का इन्होंने क्या था? बना दिए। 8वां जो आएगा वो पहले के समान होने वाला है। इन्होंने क्या किया? न्यूलैंड ने अपनी तुलनाएं संगीत के अष्टक से भी की थी, इसलिए इसका नाम अष्टक का सिद्धांत रखा गया। अब आपको याद हो, पता ना हो संगीत का अष्टक क्या होता है, तो सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म। इस प्रकार से क्या है? सुर होते हैं, हमारे संगीत के 7 सुर होते हैं। तो जो लास्ट में सा होता है, सा बाद में रिपीट होता है, तो वो इसी प्रकार से चलते रहते हैं सुर। उसी प्रकार से जो इंग्लिश होती है, अंग्रेजी में होते हैं डो बे मी फा सोल टी, डो बे मी फा सोल टी, ये 7 सुर इंग्लिश के संगीत के होते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों के सुर हैं वो लिए गए हैं। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना अष्टक का नियम है वो दिया गया था। तो किस प्रकार से इन्होंने अब जो अपने अष्टक के नियम में तत्वों को वर्गीकृत किया था वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये अच्छे से पहले आप इसको लिख लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता है वो नहीं होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो न्यूलैंड ने अपने अष्टक के सिद्धांत के अनुसार से अष्टक बनाए थे उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इन्होंने इनके इसमें से खोज हो चुके तत्व थे 56। जो डोबेराइनर थे उनके इसमें 33 की खोज की गई थी, लेकिन यहाँ पर 56 तत्व अब तक खोजे जा चुके थे 1866 ईस्वी तक। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने अपना जो अष्टक है वो किस प्रकार से बनाया था। उन्होंने देखे सा रे ग म प ध नि, इस प्रकार से जो हमारे 7 सुर हैं उनको लिया गया था। अंग्रेजी सुर इसी में आते हैं, उनको मैंने लिखना आवश्यक नहीं समझा, आपको ये याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा था, जो पहला तत्व कोई भी ले लो यहाँ से, अगर इसने हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, तो F पे आके उसके गुणधर्म समान हो गए। Li लिया है तो Na पे आके गुणधर्म समान हो जाएंगे। Be लिया है तो Mg पर आके गुणधर्म समान हो जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने अष्टक का नियम है वो अष्टक बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन को ही पहले स्थान पे रखो, आप किसी भी तत्व को अगर पहले स्थान पे रखते हैं क्या होता है? ये क्या हमारे संगीत के सुर हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी आप ले लो, उन्हें आप पहले स्थान पे रख लो, तो वह क्या होगा? 8वां तत्व है वो क्या होने वाला है? रिपीट हो जाएगा। 8 नंबर पे वापस जो भी तत्व आएगा वो क्या करेगा? उसे रिपीट करने वाला है। तो इस अष्टक के नियम को बना सकते हो आप। इसमें देख सकते हैं आप, इन्होंने क्या किया है, कुछ 2 तत्वों को पास में रख लिया ताकि क्या हो, उनको जो आगे तत्व आई उसकी जो गुणधर्म ऊपर वाले के समान दिखा सके। तो इन्होंने क्या किया, जो बी है उसके Al के गुणधर्म समान होंगे, बी के Mg के समान होंगे, Mg के Ca के समान होने वाले हैं गुणधर्म। तो इस प्रकार से उन्होंने अष्टक के नियम में दर्शाया है कि किस प्रकार से अष्टक का नियम दिया गया है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक सारणी सी तैयार होने लगी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि एक सारणी सी बनती जा रही है, जैसे कि हमारी आवर्त सारणी उसका धीरे धीरे रूप है वो बनता जा
रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिए कि कुछ आपको कमियां हैं वो लगने वाली है इनकी। अब इसको पढ़ने के बाद हम कमियों के बारे में भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कमियां रही थी, इनके बारे में भी अच्छे से जानने वाली प्राप्त करने वाले हैं। तो ये बुक में वैसे आपकी बनी हुई है, अगर बनाना चाहें तो आप अपनी नोटबुक में भी इसे बना सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कमियों के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के सिद्धांत के बारे में। अच्छे से हमने जानकारी है वो प्राप्त कर ली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ कमियां रह गई थी जो न्यूलैंड के इस अष्टक नियम की कमियां थी, आप कह सकते हैं सीमाएं भी थी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम की कमियां लिखिए, न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सीमाएं लिखिए। दोनों ही क्या है, सही होने वाले हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टक के नियम की क्या सीमाएं थी, उन्होंने कहा था, यह तो क्या कैल्शियम सी तक की लागू होता है। जो आवर्त सारणी में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो सी है वहाँ तक ये क्या होता पाता है, लागू हो पाता है। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए लागू नहीं होता। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए क्या है, लागू नहीं हो पाता है। तो ये क्या था, इनकी कमियां थी कुछ। उनके बाद देखिए न्यूलैंड ने यह कल्पना की थी कि इस संसार में केवल 56 तत्व ही है, मतलब 56 तत्व उस वक्त तक खोजे जा चुके थे। तो 56 तत्व ही तथा भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या कहा थी, जो 56 तत्व है वो तो चलो खोजेगा ही, अब भविष्य में नए तत्व मिलेंगे ही नहीं, कोई नया तत्व नहीं मिलने वाला। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें नया तत्व नहीं मिलेगा, आज भी हम यही है कि नया तत्व मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी क्या है नया तत्व नहीं मिलने वाला, लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाते। अब आपने क्या किया, एक सारणी तैयार कर दी और कुछ नए तत्व मिल रहे हैं, उससे गुणधर्म मेल ही नहीं खा रहे हैं, वो पहले ही कैल्शियम तक ही मेल खा रहे हैं। तो ये कुछ क्या हो गया, कमियां हो जाती हैं किसी भी सिद्धांत के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था, न्यूलैंड के जो समंजन है तो अपनी सारणी में दो तत्वों को एक साथ एक स्थान भी रखा। तो आप सारणी में भी देख सकते हैं किस प्रकार दो तत्वों को एक स्थान पर रखा गया है, उनको अलग अलग नहीं किया गया है। केवल हल्के तत्वों पर यह क्या हो जाता है, नियम लागू हो पाया था। न्यूलैंड का जो नियम था वह क्या हुआ, सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू हो पाया। जो भारी तत्व होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं हो पाया था। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह हल्के तत्वों पर ही मेल खा पाता है। तो यहाँ पर आप कमियों के एक बार फिर से देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं वो रही थी। सारणी में भी आप कमियों के बारे में अच्छे से देख पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या थे, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। अब थोड़ा सा विस्तार से या थोड़ा सा हम किसके शॉर्ट में इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। न्यूलैंड एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उनके समय तक 56 वैज्ञानिकों की 56 तत्वों की खोज हो चुकी, सॉरी वैज्ञानिकों की नहीं, तत्वों की खोज हो चुकी थी। और उन्होंने क्या दिया था, जो अपना अष्टक का नियम है 1866 में पेश किया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो तत्व है प्रत्येक 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म पहले तत्व के समान होंगे। यह उनके जो नियम थे उसकी बहुत बड़ी कमी हम कह सकते हैं, हम बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं। एक और कमी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी बुक में नहीं लिखी गई है। इन्होंने जो हमारी एक्रिय गैसें हैं, आपने सारणी में भी थोड़ा पीछे जाइएगा, देखिएगा जो अक्रिय गैसें हैं उनके लिए कोई ना तो स्थान छोड़ा और ना ही उन्हें अपनी सारणी में दर्शाया कि इस प्रकार की कुछ गैसें भी खोजी जा सकती है। तो जैसे कि अक्रिय है, पहले हम बात करते हैं अक्रिय गैसों की खोज क्यों नहीं हो पाई, हो जानी चाहिए। खोजों की गैसों की खोज क्यों नहीं हो पाई थी, मतलब इस प्रकार के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत जो जैसे धातुएं हैं। धातुएं क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए क्या रहती है, हमेशा तैयार रहती है। कोई भी धातु आप उठा लो, सोडियम क्या करता है, एक अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। उसी प्रकार से जो धातुएं होती है वह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आतुर रहती है। जैसे ही कोई भी काम है, किसी भी काम में आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति उसे करने के लिए आतुर रहता है, अच्छा है बुरा है तो उसका नाम बनेगा, लोग उसको जानेंगे। अधातु क्या कहती है, लाओ मुझे जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन ला के दे दो। अधातु इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा उत्साहित रहती है, धातु हमेशा देने के लिए उत्साहित रहती है। तो इस प्रकार से जो भी ज़्यादा कुछ आप समझ रहे हो, कक्षा में जो ज़्यादा शरारत करता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है, कुछ नहीं पढ़ता है, उसके चर्चा होती है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत कम जानते हैं, मतलब उनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना, अपना पढ़ना है, बाकी वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते। उसी प्रकार से जो अक्रिय गैसें थी हमारी, वो इसी प्रकार से होती है कि उनको ना लेना होता है ना किसी से देना होता है। आप देख लीजिए इस सारणी में, यहाँ पे एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे जो एक नियॉन, ये हमारी जो गैसें हैं वो कहाँ दिखाई दे रही है, कोई भी गैस सारणी में इस जो अष्टक के नियम में आपको दिखाई नहीं दे रही। ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। अगर वो उनके स्थान छोड़ देते तो भी क्या हो जाता, माना जा सकता था कि इनको यहाँ पे भविष्य में रखा जा सके।
लेकिन उनके लिए भी उन्होंने कोई भी स्थान है वो नहीं छोड़ा था। तो ये अक्रिय गैसों की खोज क्यों नहीं हो पाई वो भी आपने अच्छे से जान लिया, क्योंकि जो किसी से क्रिया ही नहीं करते उनको खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, बहुत अधिक उत्साहित होते हैं जब जहाँ भी जिसे भी देखा, जैसे ही इनको पार छोड़ा, ये क्या करते हैं जल्दी से बंद बना लेते हैं, किसी भी तत्व के साथ बंद बना लेते हैं, आतुर रहते हैं बंद बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बहुत ही जो क्रियाशील तत्व हो गए। लेकिन जैसे ये अक्रिय तत्व आए उनको धीरे धीरे खोजना आसान नहीं था, तो उनको धीरे धीरे खोजा गया, उनकी खोज में समय लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसके लिए कोई भी जो नियम है वो नहीं दिया, बुक में नहीं लिखा, इसे आप लिख सकते हो एग्जाम में अच्छे से मैंने आपको बता दिया। ये कमी भी महत्वपूर्ण कमी मानी जाएगी। तो ये कमियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब तक हम जो 2 वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जान चुके हैं। डोबेराइनर के ट्रिक के बारे में हमने अच्छे से जानकारी है वो प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार से डोबेराइनर ने अपना नियम दिया था, उन्होंने क्या कहा था अपने नियम में। और यहाँ पर आप जो न्यूलैंड है उनके अष्टक के नियम के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि न्यूलैंड ने कहा था कि अष्टक के नियम में कि प्रत्येक 8 होता था रिपीट होता है, जैसे कि हमारे सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो इस प्रकार से जो वापस किया जाता है सा आ जाता है, तो रिपीट होते जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन तत्वों को कहा कि रिपीट होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि एक के अंदर एक कॉलमों के अंदर सामंजस्य बिठाने के लिए 2 तत्वों को रख दिया, वो भी क्या थे, बिल्कुल गलत थे। तो उन्होंने इस प्रकार से कुछ कह दिया कि बस 56 तत्व है, इसके बाद और कोई तत्व नहीं मिलना ना, वो मैंने बोल दिया पत्थर पे लकीर, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद भी तत्वों को खोजा गया, लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते कि इनका कोई योगदान नहीं था, इनका बेहतरीन योगदान था, महत्वपूर्ण बेहतरीन इनका योगदान है वो था। तो इन्होंने अच्छे से योगदान दिया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, इन्होंने जिस प्रकार से रखा था उसी प्रकार से लगभग रखा गया है। इनका जो आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। एक परमाणु संख्या के ऊपर आएंगे धीरे धीरे, अभी द्रव्यमान की बात करें। परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है, जो हमारे परमाणु होता है उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को जब जोड़ दिया जाए तो वह योग क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये अभी अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। एटम परमाणु होता है, सबसे न्यूनतम इकाई होती है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो पाए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छे से, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए।